एपिसोड 10 की शुरुआत जहां पिछला एपिसोड खत्म हुआ था उससे थोड़ा पहले से होता है। रियू की मम कुछ ढूंढने के लिए रियू के रूम में आती है जहां वो उसके ड्रॉयर्स में बहुत सारी मेडिसिन देखती है, पर मेडिसिन का नाम इंग्लिश में लिखा हुआ था इसलिए उन्हें समझ नहीं आता और वो इन्हें विटामिन टैबलेट समझकर रख देती है। तभी इन्हें सियो की मॉम कॉल करती है और सियो के लिए पॉरेज बनाने कहती है। रियो की मॉम को जब पता चला कि सियो की तबीयत खराब है इसलिए वो भी उनके साथ सियो के घर आने लगती है। तभी दोनों ने रियो और सियो को बात करते हुए सुना था। जैसे ही इन्होंने दरवाजा खोला तभी इन्हें कैंसर वाली बात सुनाई दी थी। डव की मम ये जानकर बहुत ही ज्यादा दुखी होती है। रो हुए वो यू को गले लगा लेती है। देन वो उसे हॉस्पिटल ले जाने की बात करती है। सियो का डैड को बुलाने के लिए कहती है। यू उन्हें समझाती है कि मुझे हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी मॉम, मैं ठीक हूँ। मॉम पैनिक करने लग जाती कि तुम कैसे ठीक हो सकती हो, तो री उन्हें बताती है कि मैंने सर्जरी करा ली है इसलिए मैं अब ठीक हूँ। जो सुन मॉम और शॉक्ड होती है और उससे पूछती कि कब सर्जरी कराए। रियू बताती है कि 3 साल पहले यूएस में। मम कहती है फिर मुझे कैसे नहीं पता। रियू उन्हें सॉरी कहती है ना बताने के लिए। न रियू की मम सेयोंग से पूछती है कि क्या तुम्हें इस बारे में भी पता था और तुमने फिर से मुझसे यह बात छुपाई। योंग कहता है नहीं आंटी, मुझे भी अभी पता चला कि मम तो इस शॉक से गिरने वाली थी और ये सभी उन्हें होल्ड कर लेते हैं और वो यहाँ से निकल कर अपने घर जाती है। यू भी उन्हें समझाते हुए जाती है। सियो भी जा रहा था पर उसकी माम उसे अभी रोक लेती है। यकी मॉम घर आकर डैड और दंगजीन को बताती है कि इसे कैंसर था। इन्हें ये सुनकर बिलीव नहीं होता इसलिए वो कहते हैं कि मजाक मत करो। मॉम बताती है कि 3 साल पहले इसने सर्जरी भी करा ली और हमें इस बारे में पता ही नहीं था। जो सुन डैड और दंगजिन शॉक्ड होते हैं। मम रियू के कमरे में उन मेडिसिन को निकालने जाती है और रियू से पूछती है कि आखिर ये मेडिसिन किस चीज की है। ये उन्हें समझाती कि मैं अभी ठीक हूँ। मॉम कहती कि अगर तुम ठीक हो तो फिर इतनी सारी मेडिसिन क्यों खा रही हो। देन मॉम उसका पेट देखती है तो वहाँ सर्जरी के पेट काटने का निशान था, जो देख मम और ज्यादा दुखी होती है और कहती कि इसलिए तुमने सोना जाने से मना किया था ना, ताकि ये निशान मुझे ना दिखे। रियू कहती है कि ये निशान कुछ सालों में चले जाएंगे। मॉम मैं भी ठीक हूँ। मॉम कहती मुझे बताओ क्या हुआ था तुम्हें। तो रियू उन्हें बताती है कि 3 साल पहले एक हेल्थ चेकअप के दौरान मुझे पता चला कि मुझे स्टेज 2 स्टमक कैंसर है, तो मैंने केमोथेरेपी ली और सर्जरी कराई जिससे मैं ठीक हो गई और अब मैं पूरी तरह से ठीक हूँ। जो सुन डैड दंगजी इन दोनों रो पड़ता है। मॉम कहती तो क्या इसीलिए तुमने अपनी एंगेजमेंट तोड़ी। डैड को तो हिजन पे बहुत गुस्सा आता है पर रियू कहती ऐसी बात नहीं है, हिजन तो हर टाइम मेरे साथ था, वो अपने काम से छुट्टी लेकर मेरी केयर करता था और मैं नहीं चाहती थी कि मेरी वजह से उसे और सफर करना पड़े, इसलिए मैंने हमारी शादी तोड़ दी। मॉम कहती कि तुमने इतनी बड़ी बात हमसे कैसे छुपाई, हम तुम्हारी फैमिली है। यू कहती कि मैं ये छुपाना नहीं चाहती थी और यूएस में मेरा ट्रीटमेंट हो रहा था और अगर आपको मैं ये बताती तो आप लोग मेरी चिंता में अपनी हालत खराब कर लेते हैं। मॉम कहती कि ऐसे हालत में भी तुम हमारे बारे में कैसे सोच सकती हो। रियू मॉम डैड से सॉरी कहती है उन्हें न बताने के लिए। डैड कहते हैं कि हम चाहे जितने बुरे पेरेंट्स हो तुम्हें एक बार हमें बताना चाहिए था, हमारी बेटी कितनी दर्द में रही होगी पर हमें कुछ नहीं पता था। रियू कहती मुझे हिम्मत नहीं हुई आप सबको ये बताने की, इसलिए मैं ठीक होने के बाद आपको बताने वाली थी। एंड वो अपने मॉम डैड को सॉरी कहती है ना बताने के लिए। मॉम को तो बहुत गिल्टी फील होता है इसलिए वो यहाँ से रोते हुए चली जाती है। डैड अपने आप को संभालते हुए उसे पूछते हैं कि आप ठीक हो ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, तो वो बताती है कि मैं अभी बिल्कुल हेल्दी एंड ठीक हूँ। डैड आप चिंता मत करो। डैड कहते हैं कि अब भी कैसे ना करो। इधर मॉम को बहुत ज्यादा गिल्टी फील होता है कि उन्हें सब याद आता है कि उन्होंने रियू को कितना कुछ सुनाया है, उसके साथ कितना बुरा बिहेव किया है। एक रियू थी जो सिर्फ अपने पेरेंट्स के बारे में सोच रही थी। ये समझ आने पर वो बहुत ज्यादा रोती है और अपने आप को दोष देने लगती है। इधर डैड और दंगजिन भी बहुत दुखी होते हैं। इधर सियो की मम उसके लिए पॉरेज ले आती है और कहती है कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए मैंने मिसूक आंटी को ये बनाने के लिए कहा था। सियो पूछता है कि क्या आप मेरे रूम में आई थी, क्योंकि सियो को जब पहले एक बार होश आया था तो एक बार उसने अपनी मॉम को भी देखा था। मॉम हाँ कहती है। देन मॉम उसे कहती कि तुम तो 3 साल पहले यूएस में ही थे, तो फिर तुम्हें कैसे पता नहीं था, क्या तुम उसे यूएस में नहीं मिले थे। जिससे 3 साल पहले का फ्लैशबैक शुरू होता है। संग एक बिजनेस ट्रिप पे यूएस गया था और वो था न्यूयॉर्क में और रियू थी कैलिफोर्निया में, लेकिन वो सबसे पहले रियू से ही मिलने गया था। मुहिम से रियू का एड्रेस लेकर वो रियू को अपार्टमेंट से बाहर आ हुए देखता है जहां उसे रियू बहुत ज्यादा टायर्ड एंड कमजोर लग रही थी। वो उसे कुछ पूछ नहीं जाता लेकिन तभी हजू आ गया था और दोनों वॉक पे चले गए थे। जोदक संग वापस जाने लगा था। ये याद करके सियो किया था कि शायद उस वक्त मुझे भाग कर रियू के पास जाना चाहिए था और कहना चाहिए था कि तुम बहुत टायर्ड और कमजोर लग रहे हो, मुझे उससे पूछना चाहिए था कि वो ठीक है या नहीं, पर तब रियू को किसी और के साथ देकर वो न्यूयॉर्क वापस चला गया और अपने आप को काम में बिजी कर लिया। एक दिन उसे रियू का मैसेज आया कि तुम यूएस में हो और मुझे बताया भी नहीं, पर सिंह ने उसका कोई रिप्लाई नहीं दिया। कुछ महीने बाद रियू ने उसे फिर मैसेज किया कैसे हो तुम, शायद तुम बहुत बिजी हो गए। सियो ने तभी मैसेज देखकर कोई रिप्लाई नहीं किया। कुछ महीने बाद सियो के बर्थडे पे रियू ने उसे कॉल किया था पर सियो ने उसका कॉल पिक नहीं किया, तो रियू ने उसे हैप्पी बर्थडे मैसेज किया था जिसका सियो उसे थैंक्स रिप्लाई करने जा रहा था लेकिन नहीं भेजता और ये वही टाइम था जब रियो डिप्रेशन में थी। ये सब याद करके सियो को बहुत बुरा लगता है। कहता है अगर मैंने उसे उस टाइम बात कर ली होती तो शायद वो इतनी
अकेली फील नहीं करती। कमिंग बैक टू प्रेजेंट, सयंग अपने रूम से रियू के रूम की ओर देखते हुए कहता है कि बचपन से जब भी मुझे छोटी से छोटी चोट लगी हमेशा रियू मेरे साथ थी और रियू ने मुझे इतने सारे सिग्नल्स दिए कि वो ठीक नहीं है, पर मैं उसे समझ नहीं सका। ये सोच कर वो बहुत ज्यादा दुखी होता है। अब ये जाने के बाद सारी रात कोई सो नहीं पाया था। रियू के मॉम डैड तो रात भर बस रोते ही रहे थे, इसलिए उनकी आंखें बाहर आ गई थी, पर रियू को देखकर दोनों काम करने लग जाते हैं। मॉम तो इतना गिल्टी फील कर रही थी, वो काम के बहाने दूसरे रूम में चली जाती है और डैड रियू के लिए पॉरेज बनाने लगते हैं। तो रियू कहती है मुझे पॉरेज नहीं खाना। डैड कहते हैं कि ये इजी डाइजेस्टल है, इसलिए तुम्हारे लिए ये खाना अच्छा होगा। टीव कहती कि मैंने तो आपके हाथ का बनाया स्पाइसी तोकबोक भी खाया था, तब मुझे कहाँ कुछ हुआ। डैड कहती है कि तुमने क्यों खाया, तुम्हें मना करना चाहिए था ना। कहती क्योंकि मेरा फेवरेट था और वैसे भी मैं अभी ठीक हूँ। तो डैड कहते हैं कि अगली बार हॉस्पिटल में तुम्हारे साथ चलूंगा। इसके लिए रियू मान जाती है। इधर मोहिम की मॉम को जैसे ही रियू के बारे में पता चलता है वो तो रियू के बारे में सोचकर रोने ही लग जाती है। अब उन्हें बात करता हुआ मोहिम सुन लेती है। वो भागकर रियू के पास आती है। वो रियू पे गुस्सा करने जा ही रही थी पर नहीं करती, तो रियू उसे सामने से सॉरी कहकर सब कुछ बताती है। अंदर उसे कहती कि अब तुम्हें मुझ पर जितना गुस्सा करना है कर सकती हो, पर मोहिम उसके सामने बैठ जाती। ना कहती कि नहीं करना, तुमने मुझे कितने क्यूज दिए थे स्पाइसी फूड, बिना खाए ना रहने वाली तुम। कुछ दिन पहले स्पाइसी फूड खाने से तुमने मना किया था, फिर तुमने हमारे साथ नॉन अल्कोहलिक बियर पिया था। मुझे तभी समझ जाना चाहिए था कि तुम ठीक नहीं हो। देव कहती शायद मैं एक्टिंग में अच्छी हूँ इसलिए तुम मुझे पकड़ नहीं पाए। मोहिम पूछती क्या तुम्हारे मॉम डैड बहुत रोए। देव कहती हाँ रात भर। मोहिम कहती कि मैं नहीं रोने वाली, ना ही तुम पे गुस्सा करूंगी। ये बोलकर उसे गले लगा लेती है और कहती है मैं तुम्हें ऐसे ही गले लगा कर रहूंगी। देवी कहती है जिस दिन मैं आए उस दिन तुम्हें एयरपोर्ट पर मुझे ऐसे ही गले लगाना चाहिए था क्योंकि मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। मोहिम कहती है सही कहा, मुझे तुम्हें उस दिन ऐसे ही गले लगाना चाहिए था। आखिर तुमने अकेले मेंटली और फिजिकली बहुत कुछ सहा है। ये बोलकर उसे गले लगाए रखती है। इधर सियों के डैड जब पेशेंट्स की डिटेल्स पढ़ रहे थे तभी उनमें उन्हें रियू का नाम दिखता है और उसके रिपोर्ट में स्टोक कैंसर देखकर वो भी शॉक्ड रह जाते हैं। इधर सियों ऑफिस आता है पर ऑफिस में उसका मन नहीं लगता, इसलिए वो अपनी मीटिंग में भी कुछ नहीं कहता। जो देखने लीना ये सब समझ रहा है थे कि सियों का मूड ठीक नहीं है, तभी सियों को उसके डैड कॉल करके हॉस्पिटल बुलाते हैं। रियू के बारे में बात करने सियों पूछता है कि आपको उसकी कंडीशन के बारे में पता है ना, तो क्या आप बता सकते हो वो ठीक है या नहीं। तो डैड कहते हैं कि डोंट वरी, उसे एक बार चेकअप कराने के लिए हॉस्पिटल ले आना, उसे जो प्रॉब्लम होगी मैं ठीक कर दूंगा। आई प्रॉमिस, मैं उसे कुछ नहीं होने दूंगा। इधर रियू की मॉम अपनी दोस्तों से मिलने आती है। सियों की मॉम ने ही उन दोनों को भी बता दिया था, तो वो सभी रीव की मॉम को कंफर्ट करते हैं क्योंकि रीव की मॉम अपने आप को ही इन सब का जिम्मेदार ठहरा रही थी, तो ये सभी उन्हें कंसोल करती है। इधर दंगजिन भी स्टमक कैंसर के बदे में पड़ने लगता है क्योंकि उसे भी रियू की अब बहुत फिक्र हो रही थी। उसे बिलीव ही नहीं हो रहा था कि रियू जैसी स्ट्रांग लड़की को स्टमक कैंसर हो गया और अब तक उसने अपनी बड़ी बहन को कितना परेशान किया, इसलिए उसे अपने आप पे बहुत गुस्सा आता है। तो वह एक पत्थर को लात मारता है जो दूसरी ओर से आते हुए लीना के पैर में लगने वाली थी, जो कि जॉगिंग कर रही थी, और वो पत्थर उसके जस्ट सामने से निकल जाता है। तो दंगजिन भाग के उसे देखने जाता है कि कहीं उसे लगा तो नहीं। लीना पूछती कि तुम अभी यहाँ क्या कर रहे हो, तुम्हें तो अभी जिम में होना चाहिए। दंगजिन एक बहाना देता है पर लीना समझ जाती है और उसे कहती है कि क्या बॉस ने तुम्हें निकाल दिया, तुम्हें देखकर ही लगा था तुम ज्यादा देर टिकने नहीं वाले। दंगजिन कहता है ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने खुद छोड़ दिया। लीना कहती है ऐसे सीनियर एम्प्लॉय और उस दिन ट्रेडमिल में मेरी हेल्प करने के लिए मैं तुम्हें ये एडवाइस देना चाहूंगी कि अभी भी टाइम है, जाकर बॉस से माफी मांग लो और जॉब वापस ले लो, और उस दिन मुझे गाइड करने के लिए थैंक यू। बोलकर वो जॉगिंग कंटिन्यू करती है तो दंगीना उसके साथ ही चला जाता है। इधर मोहिम शाम को घर लौट रही थी और वो बहुत ज्यादा गुमसुम थी। पीछे से उसे दानो बुला रहा था पर वो नहीं सुन रही थी, इसलिए वो उसके पास आकर उसे बुलाता है, पर मोहिम तो उसे बिना देखे ही उठाकर पटक देती है क्योंकि अभी वो बहुत गुस्से में एंड सैड थी, इसलिए वो उसे पटकने के बाद रोने लग जाती है, जिससे दानो को तो कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर मोहिम उसे उठाकर उसके घर तक ले आती है, बाहर बिठाते हैं और हॉस्पिटल जाने की बात करती है और दानो कहता है कि मैं ठीक हूँ और तुम्हें भी यहाँ थोड़ी देर के लिए बैठ जाना चाहिए। मम कहती है तुम्हें बहुत लगा होगा, मैं अपने घर से फर्स्ट एड ले आती हूँ, और दानो उसे रोकर यहाँ बैठने के लिए कहता है और बताता है कि मैं ठीक हूँ। देन उससे पूछता है कि तुम थोड़ी देर पहले रो क्यों रही थी, तुम चाहो तो मुझसे शेयर कर सकती हो, असल में ये जगह बात शेयर करने के लिए परफेक्ट है। कुछ दिन पहले मैं यहीं पे बैठ के किसी से अच्छे से बात किया था। मोहिम कहती क्या सियों के साथ। दानो पूछते हैं तुम्हें कैसे पता, तो मोहिम उसे अपने घर की बाउंड्री की ओर दिखाती है, जिससे वो भी समझ जाता है कि उस दिन मोहिम ने उनकी बातें सुन ली थी। देन मोहिम भी उसे अपने दोस्त का नाम लेकर बताती है। वो कहती है कि मेरी एक दोस्त है जिसकी एक बचपन की दोस्त है, दोनों बचपन से साथ है, पर मेरी दोस्त की दोस्त अब्रॉड चली गई थी, काफी साल से वहाँ काम कर रही थी। जब वो इतने साल बाद वापस आई तब मेरी फ्रेंड को पता चला कि उसके फ्रेंड को कैंसर था, जिसकी उसने कुछ साल पहले सर्जरी भी करा ली थी, पर उसने मेरी दोस्त को नहीं बताया था, इसलिए मेरी दोस्त अभी बहुत ज्यादा दुखी है। उसने अपने फ्रेंड के सामने दुख नहीं जताया और स्ट्रांग बनने का दिखावा किया, पर वो अपने दोस्त के बारे में सोचकर बहुत ज्यादा दुखी है और इसे मुझे रोना आ रहा है। अब दान की बातों उसे समझ गया था कि वो रियू की बात कर रही है, पर मोहिम उसे कहती कि मैं अपने दोस्त की बात कर रही थी, पर दंग कहता है डोंट वरी, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। मोहिम कहती कि मुझे तो बिलीव ही नहीं होता कि रियू बीमार थी। अपने काम के दौरान मैंने बहुत से बीमार लोगों को देखा है, लोगों को
मरते हुए अपने सामने देखा है और कभी मैंने ये इमेजिन नहीं किया था कि रिया बीमार हो जाएगी। मैंने उसे कहा कि मैं नहीं रंगी पर अपने आप को नहीं रोक पा रही। दानू कहता है इट्स ओके, तुम यहाँ रो सकती हो, जितना रोना चाहती हो यहाँ रो सकती हो, कोई तुम्हें नहीं देखेगा। फिर खुश होकर चेहरे पे स्माइल रखकर रियू से मिलने जाना, बहुत सारी बातें करना, साथ में खाना खाना और उसके साथ रहना, उस इंसान के साथ रहना जो मेरा कल ही वापस लौट आए हो। ये किसी चमत्कार से कम नहीं है जैसे मेरे लिए मेरी यू है। मुहिम पूछती है यू को क्या हुआ था, तो दानू उसे बताता कि 2 साल पहले मैं एक इम्पोर्टेंट इंटरव्यू में था। मुझे एक नंबर से बहुत बार कॉल आया था। इंटरव्यू के बाद मैंने वापस कॉल किया तो मुझे पता चला कॉल हॉस्पिटल से आया था। इस समय फ्लैशबैक दिखाया जाता है 2 साल पहले का। दानू भागकर हॉस्पिटल आया जहां उसे पता चला कि उसकी वाइफ और बेटी का एक्सीडेंट हो गया था जिसमें उसकी वाइफ तो नहीं बची और यू एक बहुत लंबी चलने वाली सर्जरी के बाद बच गई। वो किसी चमत्कार से कम नहीं था। उसे सही सलामत देखकर मुझे चमत्कार पे यकीन हुआ, इसलिए मैं जानता हूँ हर सुबह उसे देखना कितना कीमती है। सुबह उसे जगाना, ब्रेकफास्ट के बाद उसे किंडरगार्टन छोड़ने जाना, स्कूल जाते हुए उसका गुड बाय करना कितना खास है। मैं समझता हूँ। ये सब बताते हुए दानू बहुत इमोशनल होता है तो मुहिम उसके चेहरे को होल्ड करती है और कहती है तुमने कहा था ना कि मैं रो सकती हूँ, तो अब तुम क्यों रोक रहे हो? मैं भी किसी को नहीं बताऊंगी। जो सुदान को आंसू आने लगते हैं तो मुहिम उसे किस कर लेती है और फिर जब उसे समझ आता है कि उसने क्या किया वो उसके सर पे सर मार के भाग जाती है और जल्दी से अपने घर के अंदर चली आती है। वही दानो भी हैरान रह गया था। मुहिम ऊपर जाते हुए दानो को देखते न सोचती है कि मैं भाग क्यों आई, भाग के जाओ भी कहाँ, वो मेरे अगले घर में ही तो रहता है। पर वो काफी एम्बेरसमेंट 10 के पार्ट 1 का एंड यहीं पे होता है। जल्दी ही मिलते हैं इसके अगले पार्ट में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।